एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो हमने सीबीएसई बोर्ड का 9th क्लास का पूरा जो भी जितने भी चैप्टर्स है वो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड चैप्टर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग मनी और क्रेडिट को के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मनी का फंक्शन कैसे हुआ, मनी किस तरीके से इकोनॉमी में आया, या पैसे का आविष्कार किस तरीके से हुआ, या इसका बेनिफिट क्या क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्रेडिट सिस्टम कैसा है हमारा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? बेसिकली मीडियम एज एक्सचेंज का मतलब राइट नाउ अगर आज का आप देखें टाइम, तो बिना पैसे के आप अपने लाइफ को अज्यूम ही नहीं कर सकते। मैं आज की बात कर रही हूँ, बिना पैसे के आप लाइफ को बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पैसे का किसी भी तरीके का एक्सचेंज होता नहीं है। लेकिन आज से बहुत सालों पहले एक नया सिस्टम था जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। वहाँ पे होता क्या था कि आप गुड्स के बदले गुड्स चेंज कर सकते हो, कमोडिटी के बदले कमोडिटी को चेंज कर सकते हो, गुड्स के बदले सर्विसेज को भी चेंज कर सकते हो, सर्विसेज के बदले कमोडिटी को। तो ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। बट राइट नाउ जो मॉडर्न टाइम है, यहाँ पर बिना पैसे का आप अपने लाइफ को अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप पैसे के बदले ही कोई कमोडिटी को परचेस कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एवरी डे एंड लुक अराउंड एंड यू ईजिली एबल टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व मनी इन एनी सिंगल डे। यानी कि आपके हर एक दिन में सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। वॉट एवर यू परचेस और सेल और वॉट एवर सर्विसेज यू परचेस फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, you have to pay the money. So in many transaction, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged for a money. For some, there might be any actual transfer of money taking place now, but promise to pay. देखो क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है उधारी पे ले लेते हैं ना। उधारी मतलब हमने बोरो किया, पर हमने ये प्रॉमिस किया कि हम फ्यूचर में पे कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक अलग टर्म है ना। तो जैसे हम पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, है ना। तो ऐसे यानी कि हमने आज कमोडिटी परचेस कर लिया और हम पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। बट आपने प्रॉमिस किया है कि आप फ्यूचर में जाके उससे पेमेंट करने ही वाले हो। So have you ever wondered why transactions are made in money? So the reason is simple, because a person holding money can easily exchange for any commodity or service that he or she might want. आप पैसे का ट्रांजैक्शन या पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी वस्तु खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। सो दैट्स वाई everyone prefers receive payment in money and then exchange the money for a thing that they want, ठीक है। बट देखो क्या होता है, एक केस में ऐसी भी चीज़ें होती है, जैसे आप यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसने बोला कि मैं आपको एक फार्मर है, एक शू सेलर है, ठीक है। तो फार्मर शू सेलर से कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, मैं आपको इसके एक्सचेंज में राइस दे दूंगा या वीट दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जो शू वाला है उसे एक्सचेंज तो करना है अपना शू, बट उसके एक्सचेंज में उसे राइस वीट के अलावा बदले कुछ और चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि जब आप कोई कमोडिटी का एक्सचेंज करते हो तो वहाँ पर दोनों के एग्रीमेंट्स होने चाहिए, दोनों पार्टी अलाउ करनी चाहिए, दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि एक पर्सन को एक्सचेंज करना है और दूसरे पर्सन को एक्सचेंज नहीं करना है। ऐसे प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है, ठीक है।
तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया नॉर्मल में. व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू बाय. इन बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज़ एन इसेंशियल फीचर. देखो बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है कि पैसे का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, जो भी गुड्स का एक्सचेंज होना होता है वो विद द हेल्प ऑफ, जैसे गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज कर दिया, आपको गुड्स चाहिए मुझे गुड्स चाहिए, मैंने क्या कर दिया एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया है ना. तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की हेल्प से क्या हो जाता है, गुड्स एक्सचेंज भी हो जाते हैं और नहीं भी होता है, क्योंकि दोनों की जो दोनों पार्टी जो है दोनों एक टर्म पे एग्री होनी चाहिए. ठीक है. इन अ कॉन्ट्रास्ट in any economy where money is in true money by providing the crucial intermediate step eliminate the need of double coincidence of fund. It is a longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and same time sell his wheat. यानी कि देखो क्या होता, अगर यहाँ पे देखो पैसा होता ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी होता, तो यहाँ पे इजीली क्या हो जाता, एक्सचेंज हो जाती चीज़ें. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शू प्रोडक्शन वाला है उसे तो वीट चाहिए, लेकिन जो फार्मर है उसे शूज़ नहीं चाहिए, है ना. तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है. लेकिन पहले में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो गुड्स ही था, या कह सकते हैं अदर कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज कर लिया ज़्यादा था. ठीक है. सो ही कैन परचेज वीट और एनीथिंग कमोडिटी, उससे उस टाइम पे यही क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी गुड्स के बदले गुड्स. ठीक है. अब हम जानते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी तो हम सब जानते हैं, पैसा है, मनी है, रुपीज़ है. लेकिन अर्लियर टाइम में ना, मतलब अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे. तो राज्य जब होते थे तो राज्य के टाइम पे उनके अपने खुद के राज्य की एक आइडेंटिटी कॉइन होती थी. मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अर्लियर पंच मार्क, देखो ये 2500 ईयर ओल्ड का कॉइन है. ये गुप्ता किंगडम था, तो उस टाइम का ये कॉइन है. मतलब अगर ये कॉइन दिखा तो ये कॉइन रिप्रेजेंट करता है गुप्ता एम्पायर्स को. फिर ये तुगल एम्पायर का है. ये अगर ऐसा कॉइन दिखता है ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि ये क्या है, ये तुगल एम्पायर का कॉइन है, तो इससे ही ट्रांजैक्शन करना है. नेक्स्ट है गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रीजन. तो अकबर के टाइम पे इस तरीके का कॉइन था. और आज के टाइम में पैसा है, जैसे आपको दिख रहा होगा रुपया. ठीक है, मॉडर्न कॉइन है ये. चलो इसको डीप में समझते हैं. सो वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट as a medium of exchange in transaction. Before the introduction of coins, a variety of object was used as a money. For example, since the very early age, Indians use grains, cattle. अच्छा, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया मैंने कि पहले के टाइम में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी के लिए चीज़ें यूज़ होती थी. जैसे ग्रेन्स है, कैटल है, कहीं पर मैंने पढ़ा है कि जो पर्ल्स होती थी, या कह सकते हैं कि कॉडी शेल्स, ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी था उस टाइम पे. ओके. सो बहुत टाइम बीतने के बाद फिर धीरे धीरे देखो इसका एक इवोल्यूशन ऑफ मनी है कि पहले लोग गुड्स को यूज़ करते थे मनी के एक्सचेंज में. फिर उन्होंने कॉडी शेल्स को यूज़ करना, एनिमल मनी आया, फिर कमोडिटी मनी आया. ओके. कमोडिटी के मनी के बाद मेटालिक कॉइन आया. मेटालिक कॉइन में भी दो तरीके के थे. एक मेटालिक कॉइन था, एक मेटालिक मनी था. फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे और चीज़ें चेंज हुई. उसके बाद फिर गोल्ड आया. फिर गोल्ड के अंदर ही गोल्ड ही मेटालिक मनी का एक पार्ट था. फिर बैंक मनी आया, फिर कैश आया, फिर क्रेडिट आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया. मतलब चीज़ें ऐसे ऐसे इवोल्यूट होती गई और मनी के फॉर्म्स चेंज होते गए. ठीक है. सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन वॉज अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. जब हमारे देश में मुग़ल एम्पायर का और बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स का राज्य होता था, मतलब पहले राजा वाला सरकार होता था, उस टाइम पे इस तरीके के कॉइन्स पाए जाते थे. जब हम करेंसी की बात करते हैं तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. आज के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, पेपर नोट्स, करेंसी.
So unlike the things that were used as a money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver. देखो बहुत टाइम तक गोल्ड एंड सिल्वर का भी यूज़ पैसे के फॉर्म में हुआ करता था, बट लेटर दैट दे रियलाइज कि अगर हम कंटिन्यू इनका यूज़ करते रहेंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसे स्पेसिफाइड कर दिया कि जो राजा होंगे उनके लिए गोल्ड मैटर यूज़ होगा, यानी कि प्रीशियस मेटल का यूज़ होगा, और जितनी भी जनता है या जो गरीब हैं हमारी जो जनता है उनको हम चीपर मेटालिक मनी दे देंगे ताकि वो उस तरीके का मेटल से एक्सचेंज कर सके। सो अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर फॉर यूज़ ऑफ एवरीडे यूज़ एंड द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट any use of its own. Then why it is accepted as a medium of exchange? Because it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of India. Later that RBI ने नोट्स लाया, फिर उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपीज़ का कॉइन लाया था, फिर 1 रुपीज़ के नोट्स भी लाई, है ना। तो गवर्नमेंट ऑथराइज होने की वजह से उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने का सर्टिफिकेशन मिला, है ना, नोट्स और करेंसी को, जो आज के टाइम में मॉडर्न कॉइन को यूज़ करते हैं। सो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, यानी कि आरबीआई ही इशू कर सकती है। आरबीआई के अलावा किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मनी को इशू कर सके। अगर वो करते हैं तो वो लीगल नहीं होता, वो इलीगल होगा, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, पनिशेबल भी वो पर्सन हुआ जा सकता है। सो मोर एवर द लॉ रेगुलाइज द यूज ऑफ रुपीज़ एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। मतलब इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पैसा ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट इन रुपीज़ बिकॉज द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स एंड बैंक का। मतलब बैंक का चीज़ें कैसे आई। सो द अदर फॉर्म ऑफ, देखो इसका ना जब पैसा आया ना, पेपर मनी आई, तो ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा था कि क्लास 11th में भी आपको मिल जाएगा, अब अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक यूज़ करते हो, कि और एक और बुक है उसमें पढ़ा था मैंने कि जैसे जब पेपर मनी आई ना, तो पेपर मनी आने के बाद ये देखो पहले के टाइम में डाकू हुआ करते थे, तो लूट हो जाती थी या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जिसकी वजह से ना बैंक मनी आई। बैंक मनी क्या था, देखो आप पैसे घर में भी रख सकते हो और आप बैंक में भी रह सकते हो। तो बैंक में रखने का ये बेनिफिट मिलता है कि अगर बैंक में किसी भी तरीके की लूट हो जाती है, आइदर बैंक डूब जाती है, लेकिन बैंक आपका पैसा रिपे करता है, तो आपका जो पैसा होता है वो सेफ़ हो जाता है, सेफर साइड, है ना। तो इसीलिए पीपल प्रेफर बैंक मनी। फिर पेपर मनी के बाद बैंक मनी आई, क्योंकि लोग बैंक के पास जाने लगे अपने पैसे को डिपॉजिट्स करने के लिए। मैंने एक ऐसा भी सुना था कि बहुत सालों पहले जब हमारा एंशिएंट इंडिया टाइम पे लोग अपने पैसों को ना, अपने धन को भगवान के मंदिर में छुपाया करते थे ताकि डाकू से चोरी ना हो या काइंड ऑफ चीज़ें, ठीक है। तो वो तो प्रीवियस बात है। अब हम देखते हैं द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी as a deposits with a bank, and at the point of time people need only some currency for their day-to-day need, and for instance worker who receive their salary at the end of the month have extra money at exchange beginning at the month, and people what they do, देखो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, हम जैसे लोग जब सैलरी पाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा हम तो डेली यूज़ के रखते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं फ्यूचर कंजम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये डिपॉजिट और बैंक के बीच का यही कनेक्शन है। सो दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट with their name and bank accept the deposit and also pay an amount and as an interest। अगर आप देखो यहाँ पे एक बेनिफिट और है कि अगर आपने पैसा आपका डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक आपको मंथली क्या करती है, इंटरेस्ट भी देती रहती है। इन दिस वे पीपल मनी इज सेव विद द बैंक एंड अर्न as amount of interest as well, and people also have the provision to withdraw the money as and they when they require। मतलब पैसा डिपॉजिट करने के साथ साथ जब whenever they require the money,
they can withdraw as well. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on a demand, these deposits called as demand deposit. देखो, जो पैसा आपके डिमांड के बेसिस पे विड्रॉ किया जाता है फ्रॉम अ बैंक, उसे डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है. ये आपको स्टेट बोर्ड की क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा 9th चैप्टर में. तो जब पैसा डिमांड के बेसिस पे निकाला जाता है, विड्रॉ किया जाता है, उसे डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है. एक होता है टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट में हम देखते हैं कि जहाँ पे फिक्स अमाउंट होता है, 4 साल का आपने डिपॉजिट किया, 10 साल का डिपॉजिट किया, उसके बाद अपने पैसे को आप विड्रॉ करते हैं, तो उसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है. ठीक है. सो डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी. इट इज़ अ फैसिलिटी इन विच lend it is essential characteristic of money of that medium of fiction. You would have heard about the payment being made by check instead of cash. For a payment through the check, and the payer who has not an account with the bank make out the check for a specific amount, and a check is a proper instruction to the bank. देखो क्या होता है कि जब आप डिमांड डिपॉजिट करने जाते हो, उस टाइम पे आपको कैश बैंक नहीं देती. आपको क्या, देखो सम टाइम ये भी होता है कि आपको बाय चेक भी पेमेंट करना पड़ता है, या बाय चेक. आप देखो, जब आप बैंक को चेक भर के देते हो, तो बैंक के पास एक तो पहली बात तो उसके पास एक आइडेंटिटी हो जाती है, या उसके पास एक प्रूफ हो जाता है. आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे चेक पेमेंट में आप अपने पे करने वाले का नाम लिखते हो डेट के साथ, प्लस आप कितना पैसा दे रहे हो आप उस नंबर्स में भी लिखते हो, वर्ड्स में भी लिखते हो, फिर आप अपना अकाउंट नंबर डालते हो, फिर अपना ब्रांच कोड डालते हो, फिर चेक नंबर डालते हो, फिर ये भी कोड्स डालते हो, फिर आपका साइन होता है. तो ये बहुत सारे तरीके से ये वेरीफाइड हो जाता है कि आपने पैसा विड्रॉ किया है, ये ब्ला ब्ला पर्सन ने पैसा विड्रॉ किया है. तो आप बाय चेक भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो. सो thus we see that demand deposits share the essential feature of money. The facility of check against demand deposit makes it's possible to directly settle payment without the use of cash. कैश ना यूज़ करके आप चेक की हेल्प से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो आपका कैश भी सेव रहता है और बैंक के पास भी एक आइडेंटिटी हो जाती है, प्रूफ हो जाता है. सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग द करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन दी मॉडर्न इकोनॉमी. ठीक है. सो यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक प्ले हियर, बिकॉज बैंक क्या करती है, देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स. And modern forms of money, currency and deposit are closely linked to working of the modern banking system. ठीक है. आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं लोन एक्टिविटी किस तरीके से होती है बैंक में, मतलब लोन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, लोन का क्या सिस्टम रहता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे. ओके. अब यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे इस चीज़ को. देखो बैंक में बेसिकली होता क्या है, एक डिपॉजिटर होता है, एक बोरोवर होता है. मतलब आपने अपना पैसा, देखो आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने उसी पैसे को किसी दूसरे पर्सन को जिसको लोन के फॉर्म में चाहिए था उसे वापस किया. फिर जब उसका लोन का अमाउंट क्लियर हुआ, उसने उस पैसे को बैंक को लोन के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस किया, और वही पैसा बैंक क्या करेगी, विड्रॉल और इंटरेस्ट के साथ आपको रिपे कर देगी. तो बेसिकली बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एज वेल. यार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट यहाँ पे भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरह ही बैंक काम करती है. सो लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर. व्हाट डू द बैंक डू विद अ डिपॉजिटर. अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक स्मॉल स्टोरी बता दिया, फिर भी हम रीड करते हैं. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट अ वर्क हियर. बैंक कीप ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश with themselves. For example, bank in India these days hold 15% of their deposit at a cash. This is kept as a provision to pay depositor who might come to withdraw money from the bank or any given day. जैसे अभी उन्होंने 15% ऑफ उसका कैश रखा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए, बट
समहाउ मुझे कल फिर से उसकी ज़रूरत पड़ गई तो मैं बैंक के पास जाके उससे डिपॉजिट करा सकती हूँ। बैंक क्या करेगी, मेरे 1 लाख का 15% अपने पास रखेगी, ताकि अगर मैं कभी भी आती हूँ अपना पैसा विड्रॉ करने तो वो मुझे रिपे कर सके। एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स में डिपॉजिट come to withdraw cash and the bank able to manage the cash. So bank use the major portion of deposit to extend a loan. There is a huge demand for loan for a various economic activity and we shall read more about the following section. हम इसको और आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका एकदम छोटा सा शॉर्ट ये है कि बैंक क्या करती है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखती है ताकि वो डिपॉजिटर्स को दे सके वेन एवर दे कम फॉर द विड्रॉवल पर्पस, और बैंक क्या करती है बाकी पैसे को लोन के फॉर्म में बोरोवर्स को दे देती है, जो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ बताया। अब यहाँ पे हम देखेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, ठीक है। तो पहला जो है फेस्टिवल सीजन है, तो इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ large traders town of 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time, and to complete the production on time Salim has to hire a few more workers to stitching pasting work, and he has to purchase a raw material to meet expenses. Salim obtained loan from the two sources. First, asked the leather supplier to supply the leathers now and promised to pay him later, and second, he obtained loan in cash from the large traders as an advance payment of 1000 pair of shoes with a promise of deliver the whole order by the end of the month. तो एंड ऑफ द मंथ सलीम ने क्या किया, सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। यानी कि पहला देखो क्या होता है कि जिससे उसे ऑर्डर मिला है उससे कुछ एडवांस कैश मांगेगा ताकि वो जो भी ऑर्डर है वो टाइम पे कंप्लीट कर सके। दूसरा क्या है, जो ट्रेडर्स है उनसे कुछ एडवांस पेमेंट मांगेगा, या ताकि वो अपना जो भी चीज़ें हैं वो क्या कर सके, वो टाइम पे कर सके, या जिससे वो लेदर परचेस करता है उससे वो कुछ लेदर जो है एडवांस में मांगे कि मैं आपको फ्यूचर में इसका पेमेंट कर दूंगा, है ना, या उधारी सिस्टम जिसको कहते हैं उसको तो कर दूंगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया कि वो जो ट्रेडर है उससे एडवांस पेमेंट मांगेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट helps him to meet the ongoing expenses on production, complete the production on time, thereby increase the earning. So यहाँ पे क्या है, credit therefore play a vital and positive role in this situation. यानी कि पैसे की ज़रूरत जो है वो एक पॉजिटिव साइड के लिए है क्योंकि उसे प्रोडक्शन ऑन टाइम पर डिलीवर करना है। दूसरा स्वप्ना का है। स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या है, स्वप्ना इज़ अ स्मॉल फार्मर ग्रो groundnut on her 3 hectares of land, and she take a loan from the money lender to meet expenses of cultivation, hoping that her harvest would be help repay the loan. And midway through the season the crop is hit by pest and the crop fails. Through the Sapna spray her crop with an expensive pesticide. It makes little difference. She unable to repay the money lender and debt grew over the year into a large amount. So next year Swapna takes a fresh loan from cultivation. It is normally cropped this year, but the earning are not enough to cover the old loan and she is caught in debt. अब यहाँ पर पहले में क्या किया उसने दो जगह से क्रेडिट को एडजस्ट करके अपना प्रोडक्शन टाइम पे डिलीवर किया और पैसे भी अर्न किए। बट स्वरूपा के केस में क्या हो रहा है कि ये एक तरीके की क्या हो गई, देखो ये एक तरीके क्या हो गया कि उसने देखो ये ना एक्चुअली हर फार्मर्स के साथ होता है कि वो फार्मिंग करने के लिए पैसा तो ले लेते हैं लेकिन समहाउ कुछ रीज़न की वजह से फार्मिंग कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, तो प्रॉफिट ना होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो डेप्थ में आ जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर उधारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर नेक्स्ट ईयर वो उधार लेते हैं, यानी कि फिर से पैसा बोरो करते हैं। तो भले उस साल उनकी खेती अच्छी हो जाए बट वो पुराने लोन को किस तरीके से रीपे करेंगे, क्योंकि उनका जो कर्जा है वो जो उनका डेप्थ है वो डे बाय डे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि किसी साल उनकी क्रॉप फेल हो गई, किसी साल बहुत अच्छी हो गई। तो इन सब चक्करों के बीच में उनका जो है वो डेप्थ जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जाता है, जो वो पे नहीं कर पाती हैं।
तो ये दो टाइप ऑफ क्या थे, क्रेडिट सिचुएशन. So in rural area, the main demand for a credit is to crop production, and crop production involve considerable cost of seeds, fertilizer, pesticide, water, electricity, repair of equipments. ये सारी चीज़ों के लिए लोन लिया जाता है. So there is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crops loan at the beginning of the season and repay the लोन आफ्टर हार्वेस्ट. तो फार्मर्स का क्या होता है, बेसिकली वो पहले लोन ले लेते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद जब उन्हें प्रॉफिट होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने पैसे को रीपे कर पाते हैं. लेकिन स्वरूपा के केस में क्या हुआ है, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरो इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ पेनफुल. मतलब वो पैसे तो बोरो कर ले रही है बैंक से, लेकिन वो रिपे करने के लिए बहुत ही पेनफुल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी ऑफ मनी है वो किस पे हो जाती है, वो पूरी तरीके से खेत पे कह सकते फसल पे हो जाती है. और फसल ही अच्छी नहीं आई तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो डेप्थ है वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर बढ़ता जाता है. ठीक है, अब आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइड एंड इंटरेस्ट रेट. देखो कोई भी कहीं से भी अगर आप लोन लेते हो ना तो इंटरेस्ट रेट तो आपको देना ही पड़ता है, और वो स्पेसिफाइड होता है, चाहे वो आप मनी लेंडर से लो, चाहे वो बैंक से लो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से लो. ठीक है, विच द बोरो मस्ट पे द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब होता है जो आपका मेन अमाउंट होता है. ठीक है, इन द एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रल. कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी होती है. जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो साहूकार होते थे ना वो एक ब्लैंक पेपर पे थंब लगवा लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो थंब लगवा लेते थे ना, तो वो लोग अगर वो पैसा रीपे कर नहीं पाए थे तो उनका घर ज़मीन जो भी होता था वो अपने नाम कर लेते थे. तो वो एक तरीके की कोलेट्रल सिक्योरिटी देखो बैंक भी लेती है. जब हम घर खरीदते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं, तो जो बैंक का और जो घर का ओरिजिनल पेपर होता है वो बैंक के पास तब तक होता है जब तक आप उसे उसका पैसा वापस नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं देते. उसको कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है. सो कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लिवस्टॉक, डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड यूज द गारंटी एज अ लेंडर टू अंटिल पे द और लोन जब तक रिपे नहीं हो जाता है. इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज़ टू राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल ऑब्टेन पेमेंट. प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल, डिपॉजिट विद द बैंक, लिव स्टॉक आर सम एग्जाम्पल जिसको बेच कर बैंक क्या करती है, अपना पैसा वापस ले लेती है. जो मैंने हाउस लोन का आपको बताया सेम चीज़ें यही होती है. ड्यूरेशन भी होता है 10 ईयर का, 15 ईयर का. तो जब तक देखो, जब तक आप इसको पूरा बैंक का पूरा पैसा वापस नहीं देते, लेकिन आपका इसमें एक बताऊँ, अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है ना तो भाई वो पेमेंट करते करते वो 40 तक पहुंच जाता है. मतलब वो जो 20 लाख एक्स्ट्रा है इंटरेस्ट वाला, वो बैंक का एक तरीके से इनकम हो जाता है. ठीक है, चलो. तो इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइजेज व्हाट इज़ कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. मतलब ये क्रेडिट के टर्म्स होते हैं कि बैंक इंटरेस्ट रेट लेती है आपसे, फिर कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है. ये सारी चीज़ें क्या होती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है. ठीक है, अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है. क्रेडिट एग्रीमेंट का मतलब क्या कि आप जब किसी से लोन लेते हो तो डिफरेंट आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट लोन जो है वो 8.5 रखा हुआ है. यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 60% पर एनम देना है ना. फिर यहाँ पे अलग तरीके का इनका एग्रीमेंट है, अगर आप देख सकते हो. तो सबके ना अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस तरीके से उन्हें अपने पैसे को रीपे करना होता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव. बेसिकली कोऑपरेटिव क्या होता है, ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये हर जगह पाई जाती है. ठीक है, तो ये क्या करती है, उन गरीब लोगों को पैसा प्रोवाइड करती है जो लोग बैंक से पैसा उधार नहीं ले सकते हैं, है ना. और ये फार्मर्स की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. हर जगह पे अलग अलग तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. सो बिसाइड बैंक द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट, यानी कि सस्ते इंटरेस्ट रेट पे इन्हें पैसा दिया जाता है. इन रूरल एरिया द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर
poor people. So member of cooperative pool their resources for a cooperation in rural certain area. There are several types of cooperative possible such as फार्मर कॉपरेशन. मैंने अभी आपको बताया कि हर जगह पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल जाएगी. फार्मर्स का कॉपरेशन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वेवर्स का होता है, इंडस्ट्रियल्स का होता है, और अलग अलग जैसे अमूल का भी है, डेयरी का भी है, तो हर जगह पे अलग अलग होता है. तो कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इज़ अ विलेज नॉट वेरी far away from Sonapur. It has 2,300 farmers as a member. It accepts deposit from its member, and with this deposit as a collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank, and these funds are used to provide loan to the member. Once the loan are repaid, another round of lending can take प्लेस. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के देखो, अब यहाँ पे क्या बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर्स डिपेंड करता है, और उन सारों का पैसा जो है वहाँ पे डिपॉजिट रहता है, और उसके बेसिस पे बैंक वहाँ से लोन उठाती है. मतलब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बैंक से लोन उठाती है, और जितना पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है उसे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड कराती है जब तक लोन रिपे नहीं हो जाता है. और लोन रिपे होने के बाद वो नेक्स्ट जो है लोन बैंक से लेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया. फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? एज पर द क्रेडिट सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012 का दिया हुआ है. यहाँ पे ये हर जगह से पैसे उधार यानी कि पैसे बोरो करने के तरीके हैं. अब आप कमर्शियल बैंक देख सकते हो 25% है, फिर अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 5% है, लैंडलॉर्ड्स अब 1% हो गए, पहले इनका बहुत ज़्यादा था. फिर मनी लेंडर 33% है, रिलेटिव उसके पास से 8% है, देन अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 2% है, गवर्नमेंट 1%, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक 25% हो गया है. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आजकल बहुत ही रन कर रही है क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है. Okay, so we have seen that above example that people obtain loan from the various sources, that is various types of loan can be conventional group as a formal sector loan and informal sector loan. फॉर्मल वो हो गया जहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जाना होता है. इनफॉर्मल हो गया जहाँ से आपने रिलेटिव से लिया है, मनी लेंडर से लिया है, लैंडलॉर्ड से लिया है, तो ये सारे इनफॉर्मल हो जाते हैं. सो अमॉन्ग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव. मैंने अभी बताया कि जो बैंक्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं. एंड इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज़, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये इसका जो रेशो है वो आपको 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है विजिबल हो रहा है. द RBI of India supervise the function of formal source of loan, and for instance we have seen that bank maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive, and the RBI monitor the bank is actually maintaining cash balance or not. तो RBI जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सारों पर नज़र किसकी होती है? RBI की होती है. RBI ये इंश्योर करता है कि उसके पास कैश बैलेंस है या फिर नहीं फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने के लिए. Similarly, the RBI see that the bank give loan not just to profit making business and trader but also small cultivators, small scale industries too and small borrowers. मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक लोन देने के साथ साथ उनको भी लोन देना है जो स्मॉल सेक्टर से बिलोंग करते हैं ताकि उनका भी साइड बाय साइड क्या हो, ग्रोथ हो. ठीक है, सो देयर इज़ अ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज टू क्रेडिट जो है जो कि आता है इनफॉर्मल सेक्टर. यहाँ पे किसी का भी सुपरविजन नहीं होता है, वो अपने तरीके से चीज़ें क्या करते हैं, रन करते हैं. सो कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हाइयर देन अ लोन. अगर हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो जो इनफॉर्मल होता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है एज़ कंपेयर ऑफ फॉर्मल लेंडर्स. ओके, so higher cost of borrowing means a larger part of earning of the borrower he used to repay the loan, hence borrow have less income self for themselves. ठीक है, जैसे हमने एक स्टोरी देखी श्यामल जो है वो सोनापुर में. इन सर्टन केसेस द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट अमाउंट टू बी रिपेड इज अ ग्रेटर देन द इनकम ऑफ
बोरोवर। जो रीपे वाला होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वही एक तरीके की क्या होती है, इनकम होती है जो लोग पैसा लेंड करते हैं। एंड दिस कुड बी लीड टू इंक्रीज डेप्थ। जब पैसा वापस नहीं हो पाता है तो डेप्थ बढ़ता जाता है, सिंपल सी बात है। एंड पीपल हु माइट विश टू रिस्टार्ट एंटरप्राइज बाय बोरोइंग may not do so because the high cost of borrowing। आज के टाइम में इनफॉर्मल जो क्रेडिट सिस्टम वो पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो आज भी रन कर रहे हैं। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पे, तो पुअर हाउस होल्ड का जो है वो 15% है, आउट ऑफ इनफॉर्मल का 15% है, सॉरी जो अगर हम इनफॉर्मल देखते हैं वो 85% जहाँ पे पुअर हाउस होल्ड है, और 15% क्या है, फॉर्मल बैंक से है। आप अलग से दूसरे हाउस होल्ड में विथ फ्यू एसेट अलग देखते हैं रेशो, लेकिन रिच हाउस होल्ड में आप देखते हैं कि जो 10% है वो इनफॉर्मल से, बाकी सारा जो होता है वो बैंक से ट्रांजैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक जो होती है वो काफ़ी सेफ होती है, ठीक है। सो फॉर दीज रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर एंड दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल could then borrow cheaply for a variety of need of cash, and they could grow crops, do business, set up a small scale industry, and they could set up new industries or trade in a goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. अब क्या आता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट व्हाट, मतलब दोनों के बीच में क्या क्या। देखो यहाँ पे यहाँ पे दिया भी गया है, आप देखते हो, ये पूरा ग्राफ इसके बेस पे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसके बेसिस पे है कि अगर आप एक गरीब परिवार में जाते हो तो उनका जो लेंडिंग ऑफ मनी होता है ज़्यादातर किस पे होता है, इनफॉर्मल पे होता है, क्योंकि उन्हें बैंक के पचड़ों से बचना होता है। और एक रीज़न ये भी होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। फिर अगर आप जिनके पास कुछ असेट्स है उनके पास जाते हो तो फिर भी वो 53% जो है इनफॉर्मल पे डिपेंडेंट होते हैं और 40% बैंक के पास जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आप एक वेल सेटल्ड फैमिली देखते हो वहाँ पे भी 28% जो है डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर पे ही पाई जाती है। लेकिन अगर आप एक बड़ी फैमिली में जाते हो, रिच फैमिली में जाते हो, जहाँ पर आप देखते हो कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास नॉलेज है, तो वहाँ पे आप ये ऑब्ज़र्व करते हो, वहाँ पे आप ये देख रहे हो कि लोगों की डिपेंडेंसी किस पे ज़्यादा है, बैंक्स पे ज़्यादा है, क्योंकि बैंक ही वो जगह है जहाँ पे उन्हें एक अच्छे तरीके से क्या मिल सकता है, लोन मिल सकते हैं। सो मोस्ट लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल लेंडर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर, and it is necessary that bank and cooperative increase their lending, particularly in a rural area, so that the dependence on informal sources क्रेडिट रिड्यूस। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो स्मॉल स्केल बैंक्स, जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो ओपन किए गए हैं, वो इसलिए किए गए हैं ताकि जो लोगों की डिपेंडेंसी है टूवर्ड्स इनफॉर्मल सोर्सेज वो कम हो और फॉर्मल सोर्सेज पर ज़्यादा बढ़े। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर्स लोन नीड टू एक्सपांड एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। देखो, और जो लोन के प्रोसीजर, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोन के प्रोसीजर है उनको भी थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा ईजी करना चाहिए, सो दैट पीपल कैन एबल टू लेंड द मनी और पीपल कैन एबल टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा हो जाता है कि पीपल स्कैर्ड कि हम जाएंगे तो क्या होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से होगा या क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में लोगों के चलती है, जिसकी वजह से लोग जो है प्रेफर नहीं करते हैं बैंक के पास जाना। तो ये चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा जो प्रोसीजर उसको ईजी करना चाहिए। सो इन अ प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, सो बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन अ रूरल इंडिया। इसका रीज़न एक यही है कि हर जगह बैंक नहीं है, इसीलिए जो है लोगों की डिपेंडेंसी ज़्यादा इनफॉर्मल ग्रुप पे है। सो इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज
much more difficult than taking loan from the informal sources. We have saw from a mega बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोलाट्रल, ये सारे झंझटों से मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, पीपल आर स्कैर्ड ऑफ दैट थिंग, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, दे मूव टू द मनी लेंडर्स एंड बोरो द मनी, ओके, विदाउट एनी कोलाट्रल सिक्योरिटी। अब किसी के पास सपोज कोई किसी इंसान को पैसा चाहिए लेकिन उसके पास कोलाट्रल सिक्योरिटी के लिए देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो भाई वो किधर जाएगा, तो वो इनफॉर्मल के पास जाता है। द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। तो अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली है क्या, ये एक तरीके का छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया गया था, और वुमेंस का ही ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं उन्होंने साथ मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट किया। चलो जानते हैं कुछ इसके बारे में। इन रिसेंट टाइम पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन फॉर द पुअर। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर द पर्टिकुलर वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, that is SSG, okay, and collect saving as typical। देखो मैंने इसके बारे में सुना था कि जैसे आप एक बंदा है, जैसे एक औरत है जो हर दिन का 10 रुपये सेविंग करके दे सकती है उस ग्रुप को, तो वो क्या करेगी, वो उसके पास जाएगी और उसको डिपॉजिट के फॉर्म में देगी, लेकिन जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से पैसे उठा सकती है। सो आर टाइपिंग टिपिकल SSG हैज़ 15 to 20 members usually belong to one neighborhood who meet and save the regularly money, and saving per member varies from 25 rupees to 100 or more depending on the ability of the people to save, and member can take small loan from the group itself to meet their needs। जैसे अभी किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है या किसी को न्यूट्रिशियस फूड की चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, help borrower overcome the problem of lack of collateral, they can get timely loan for a variety of purpose for the reasonable interest rate। Moreover, building blocks of organization for the rural, and not only does it help women to become a financial self-reliant, the regular meeting of the group provide platform to discuss act on variety of social issues such as health, nutrition। अब इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ एक महिला है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर है और वो हर दिन 100 से 200 रुपये क्या करती है, डिपॉजिट करती है वहाँ पे, लेकिन अचानक से उसके बच्चे का, मैंने एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में भी देखा था कि उसके बच्चे का तबीयत ख़राब ज़्यादा हो जाता है, तो उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहाँ पर जाएगी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाएगी और वहाँ से पैसे क्या करेगी, बोरो करेगी एक छोटे से इंटरेस्ट लेवल के साथ, और फिर उसे वो क्या करेगी, वो अपने बच्चे का हेल्थ जो है वो ठीक करेगी और फिर उसे रिपे करेगी। तो बेसिकली इस तरीके से ही होता है, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादातर गरीब क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादातर महिलाओं का ही इन्वॉल्वमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो बांग्लादेश का ग्रामीण जो बैंक है, इसके बारे में आप रीड करोगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, और आपको लेक्चर पसंद आया या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड अपना ख्याल रखिए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए।